मेरा नाम पूनम है और मेरी जिंदगी का हर दिन एक ही तरह से होता है। डर, घबराहट और एक ना खत्म होने वाली बेचैनी के एहसास के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुबह भी उन लड़कियों की तरह हो जो सुकून से भरी होती हैं, जो घर की नरम आवाज़ों में अपनी जिंदगी की शुरुआत करती हैं। मगर मेरी सुबह हमेशा एक अनजाने ख्वाब के साए में ही होती थी। उस दिन भी जब मैं पूजा कर रही थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर चहचहा रहे थे और मैं खुद को मजबूर कर रही थी कि जल्दी से पूजा खत्म करके किचन में जाऊं और रोटियां बनाऊं, क्योंकि अपने भाई रोहित को स्कूल भेजना था। मैं कभी उसे खाली पेट नहीं जाने देना चाहती थी, चाहे खुद मैं भूखी रह जाऊं। आटा गूंथते हुए मेरे हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे, मगर दिल में अजीब सी घबराहट उठ रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये वही रोज का डर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन आज दिल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे कोई आने वाली मुसीबत की आहट धीरे धीरे मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मैंने सिर झटक कर खुद को कामों में व्यस्त किया, मगर दिमाग बार बार किसी अनजाने डर में उलझ रहा था। मैंने तेज आंच पर चाय चढ़ाई और साथ में लंच तैयार किया। रोहित के जूते साफ किए, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करके रखी। मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि उसकी सुबह आरामदायक हो, बिना किसी डर के शुरुआत हो, मगर मैं खुद कहाँ इस डर से निकल पाती थी। मैं हमेशा एक अंधेरे से घिरी रहती थी। अभी मैं आटे की दूसरी लोई बना ही रही थी कि अचानक दरवाजा ऐसे पीटा गया जैसे कोई उसे तोड़ डालना चाहता हो। इस आवाज ने मेरे हाथों की हरकत रोक दी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि लगा अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगी। मैंने कपड़े ठीक किए, गहरी सांस ली, मगर फिर भी हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, सामने वही नजारा था जिसे देखने से मैं सबसे ज्यादा डरती थी। मेरा बाप मनोज, वो शराब की तेज बदबू से भरा हुआ। उसकी कमीज के बटन खुले थे, कपड़े मिट्टी से गंदे थे और आंखों में बेशर्मी व शरीर पर लड़खड़ाहट साफ दिख रही थी। ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं थी, ये तो मेरे रोज का नासूर बन चुका था। मैंने धीरे से कहा, पापा अंदर आ जाइए, मगर अगले ही पल उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हट जा सामने से, और जोर से मुझे धक्का दे दिया। मैं दीवार से टकराकर संभल गई, मगर दिल जैसे टूटकर जमीन पर गिर गया था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आया, जैसे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो। इस शोर से रोहित भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मायूसी, वही बेचैनी और वही सवाल मौजूद थे। वो सवाल जो एक 10 साल के बच्चे को कभी नहीं पूछना चाहिए। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी ये कब ठीक होंगे? कब हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे? उसकी आंखों में ऐसे सपने थे जो शायद कभी पूरे नहीं होने वाले थे। मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहा, रोहित, वो पापा हैं, जैसे भी हैं, हमारे हैं। ये कहते हुए मेरे अंदर हजारों टीसें उठ रही थी। मुझे नहीं पता था मैं किसे समझा रही थी, रोहित को या खुद को। माँ के मरने वाले दिन भी मेरे बाप ने यही हालत बना रखी थी। उस दिन भी मैंने अपनी माँ का मातम चुपचाप मनाया था, मगर आज भी दिल के अंदर एक खामोश खाई सी भर गई थी। मेरा बाप बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते जमीन पर गिरने लगा तो मैंने उसे सहारा देकर लिटा दिया। उसके कपड़ों की बदबू और नशे की भारी सांसों ने मुझे बेहाल कर दिया, मगर मैंने चादर उसके ऊपर डाल दी जैसे हर रोज करती थी। उसने आधी बंद आंखों से मुझे देखा और गालियां बकता रहा। हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लग रहा था, मगर मैं चुप रही। शायद मैं इस सब की आदत डाल चुकी थी। मैंने रोहित के लिए नाश्ता तैयार किया। पराठों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, मगर मेरा दिल अंदर से वीरान था। मैं उसके सामने बैठी और कहा, जल्दी खा लो, देर हो रही है। रोहित ने सिर झुकाकर खाना शुरू किया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। मैं उसकी पीठ सहलाती रही जैसे वो मेरा अपना बच्चा हो जो मेरे बिना टूट जाएगा। जब वो स्कूल जाने लगा तो दरवाजे से एक बार पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जिसका जवाब मेरे पास कभी नहीं होता था। मैंने मजबूरन मुस्कुराकर उसे विदा किया। दरवाजा बंद होते ही मैंने गहरी सांस ली। सुबह अभी खत्म भी नहीं हुई थी और मैं पहले ही बहुत थक चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बाप बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। दिल किया कि चिल्लाकर रोऊं, कह दूं मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, मेरी माँ की जिंदगी क्यों ले ली, मेरे भाई की मासूमियत क्यों छीन ली।
मगर फिर भी मैं चुप रही, जैसे हमेशा रहती हूँ। मैंने घर थोड़ा साफ किया, अपने कपड़े बदले और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। पद्मा मालकिन के घर मुझे सफाई करनी थी। आज देर हो रही थी, मगर मैं क्या करती? मेरे घर में कभी कुछ ठीक से रूटीन रहा ही नहीं। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, दरवाजा बंद किया और गली की ओर कदम बढ़ाए। सुबह की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, मगर मेरे अंदर अजीब सा बोझ उतरता जा रहा था। किसी अनजाने हादसे की आहट लग रही थी, जो मेरी आत्मा तक में सरसराहट भर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदलने वाला है, मुझे ऐसे तूफान के सामने खड़ा कर देगा जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे जीवन का सबसे खतरनाक दिन है। काम पर जाते हुए मेरे कदम भारी थे, जैसे रात भर की घुटन अभी तक मेरे सीने से चिपकी हुई हो। मेरा बाप अभी भी बिस्तर पर ही पड़ा होगा। रोहित तो स्कूल जा चुका था कब का, मगर मेरा दिल फिर भी बेचैन था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ थकावट की वजह से है, मगर अंदर कुछ और ही हलचल हो रही थी। पद्मा मालकिन के घर पहुंचकर मैंने धीरे से उन्हें नमस्ते किया। वो आंगन में खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर बोली, आज तुमने बहुत देर कर दी, सब ठीक तो है ना? उनके लहजे में वो नरमी नहीं थी जो हमेशा से होती थी। ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे अंदर की बेचैनी पढ़ रही हो और इसी वजह से रोज के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा रही हो। मैंने नजर झुकाकर कहा, मालकिन, थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया। उन्होंने फिर कुछ कहना चाहा, मगर खुद को रोक लिया, जैसे समझ गई हो कि ज्यादा पूछने से मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। मैं सीधा किचन में गई और वहां के अपने रोजमर्रा के काम करने शुरू कर दिए। आज नाश्ता थोड़ा सा खास था, क्योंकि मेहमान आने वाले थे। मैंने रोटियां बेलते हुए खुद को काम में व्यस्त रखा, ताकि दिमाग भी व्यस्त हो जाए। घी की गर्म खुशबू, आटे की महक और बर्तनों की खनखनाहट ने मुझे पल भर के लिए इस दुनिया से दूर कर दिया था। इसके बाद सारा खाना तैयार किया, मेहमान आए और खाकर चले भी गए। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और मैंने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। सब्जी बनकर तैयार थी और जैसे ही मैंने पहली रोटी चूल्हे पर डाली कि तभी किचन का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। मैं चौंक कर पलटी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने मेरा भाई खड़ा हुआ था। वो अभी भी यूनिफॉर्म में था और उसके जूते भी गंदे थे, मगर उसके चेहरे का रंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी, सांस उखड़ी हुई जैसे भागता हुआ आया हो। मैं आगे बढ़ी। रोहित, तुम यहाँ कैसे? और तुम अभी तक स्कूल की ड्रेस में क्यों हो? वो सीधा मेरे पास आया। दीदी, उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी कि मैं बेलन हाथ से छोड़कर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? उसने अपने होंठ काटे, मगर शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। मैंने दोबारा पूछा, रोहित, पहले अपनी सांस संभालो, बताओ क्या हुआ है? उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, पापा ने आपको दांव पर लगा दिया है। उसके जो शब्द मेरे कानों से टकराए, ऐसा लगा कि उनका मतलब समझने से मेरा दिमाग ही इनकार कर रहा हो। मेरे हाथ अपने आप पीछे हट गए। बेलन फर्श पर गिर पड़ा और उसकी आवाज ने माहौल की खामोशी को एकदम से चौक कर दिया था। मैं जैसे पत्थर की बन गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं हकलाते हुए बोली। रोहित ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ दीदी, शाम को पापा घर से निकले थे और गली के नुक्कड़ पर, वहीं जुआ खेलने वाली जगह पर थे। मैंने उन्हें खुद देखा था। पहले लगा कि शायद ऐसे ही बैठे होंगे, मगर फिर वो रो पड़ा। फिर मैंने सुना कि पापा कह रहे थे कि अपनी बेटी को उन्होंने दांव में लगा दिया है और आप उनकी शर्त थी। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैं दीवार से टकराई और हाथ वहां रखकर खुद को संभाला। मैं अपने ऊपर हुए जुल्म, गालियां, उसकी शराबखोरी सब बर्दाश्त करती आई थी, मगर ये तो इंसानियत से भी बाहर था। ऐसा कैसा कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। मगर फिर खुद ही खामोश हो गई। शायद इस सवाल का जवाब मैं पहले ही जानती थी। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा। दीदी, वो आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद देखा है, उनके आदमी मोहल्ले में पूछताछ कर रहे हैं। वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। दीदी, आप जल्दी भाग जाओ। उसकी आवाज में डर से ज्यादा जल्दबाजी और बेचैनी थी। इस बार सिर्फ बहन नहीं, उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में था। मैंने तुरंत पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखा। पद्मा मालकिन हॉल में थी। उन्हें बताने का मतलब था कि मैं उन्हें भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। तभी रोहित ने मेरा हाथ जोर से खींचा। दीदी, वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी।
मैंने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया, सिर पर डाला और खुद को लपेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रोहित हर पल पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई नजर ना आ जाए। मैं घबराई। रोहित, तुम वापस घर जाओ, अगर किसी ने तुम्हें भी देख लिया तो। वो तुरंत बोला, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप यहाँ से निकल नहीं जाती। आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भीग गया। 10 साल का बच्चा, मगर अपनी बहन के लिए फौलाद बनकर खड़ा था। हम पिछले दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि दूर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर दबाया। दीदी, यही वो लोग हैं, मैंने इन्हें ही पापा के साथ देखा था। मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। गली के मोड़ पर 2 परछाइयां तेजी से बढ़ रही थी। मेरी जान गले में अटक गई। मैंने झट से रोहित को पीछे धकेला। रोहित, घर वापस जाओ अभी। वो रोते हुए बोला, दीदी आप अकेली। मैंने कठोर आवाज में कहा, रोहित मेरी बात मानो, अभी घर जाओ। वो कांपता हुआ बोला, मैं जाकर दरवाजा बंद कर लूंगा। दीदी आप भी कहीं छुप जाना। ठीक है। मैंने सिर हिलाया, मगर खुद को नहीं पता था कि अब मैं क्या करूंगी। रोहित तेजी से गली की तरफ भागा। मैंने आखिरी बार पलटकर उसे देखा, एक छोटा सा वजूद, मगर दिल शेर जैसा। मैंने खुद को संभाला और पिछले रास्ते से निकल गई। गली में डरावनी खामोशी थी, मगर हवा भारी थी, जैसे कि कदमों की आहट मुझे पीछा करते हुए पकड़ लेना चाहती हो। मैं तेजी से गली के मोड़ पर पहुंची, मगर सांसें बेकाबू थीं। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और अंधेरे में आगे बढ़ गई। मेरे कदमों के नीचे की जमीन जैसे खिसक रही थी। पहली बार लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न बाप, न माँ, न घर। आज मैं सच में अनाथ हो गई थी। मैं अंधेरी गलियों में भागती जा रही थी, नंगे पैर, कांपती हुई, सांसें उखड़ी हुई, दिल धड़कनों से भरा हुआ। पीछे वाले दरवाजे से निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई हो। रात की खामोशी में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी, जो टूटे हुए पत्थरों और गंदे पानी के छींटों के साथ सुनाई दे रही थी। हर गली, हर मोड़, हर साया मुझे शक में डाल रहा था कि शायद वो लोग यहाँ भी घूम रहे होंगे। रोहित के आंसू, उसका डर, उसकी आवाज, दीदी जल्दी भागो, बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे बस एक ही डर था कि कहीं वो लोग मुझे पकड़ ना लें। गली बहुत ही पतली थी, कहीं पानी जमा हुआ था, कहीं कीचड़ के ढेर लगे थे। मोहल्ले के कोने पर कुछ कुत्ते भी भौंकने लगे, जिससे मेरे दिल में दहशत और बेचैनी और बढ़ गई। मैंने खुद को और तेज दौड़ाना शुरू किया। एक जगह लकड़ियों के ढेर पर मुझे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बची। नल के किनारे से गुजरते हुए मैंने अपने दुपट्टे को सीने से और मजबूती से लपेट लिया, ताकि वो मेरे पीछे आने वालों की नजर में ना आए। मैं एक मोड़ पर मुड़ी तो अचानक सामने से एक तेज रोशनी मेरी तरफ बढ़ी। वो रोशनी इतनी अचानक थी कि मेरी आंखें बंद सी हो गई। शायद वो कोई गाड़ी थी या मोटरसाइकिल, मुझे समझ ही नहीं आया। मगर मैं रुकी नहीं। बस 2 कदम और उठाए ही थे कि मेरे कानों में ब्रेक की चीख सुनाई दी। मैं चौंकी और एक गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर गई। उस झटके ने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया था। मेरे हाथों पर खरोंचें लग गई थीं, घुटनों से खून रिसने लगा था, मगर मैं कोई हरकत नहीं कर पाई। दर्द महसूस करने की भी गुंजाइश नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से सिर ढकने की कोशिश की, मगर वो एक तरफ सरक चुका था। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना ले, मेरा चेहरा ना देख सके। तभी एक मजबूत गहरी आवाज मेरे करीब आई, तुम ठीक तो हो ना? मैंने धीरे धीरे हाथ हटाए और सिर उठाया। सामने एक लंबा चौड़ा, चौड़े कंधों वाला नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और दर्द भी, जैसे वो खुद भी इस स्थिति से हिल गया हो। उसकी शर्ट की आस्तीनें चढ़ी हुई थी, बाल थोड़े बिखरे हुए, और चेहरे पर वो संजीदगी थी जो आदमी की शख्सियत बदल देती है। वो अर्जुन खन्ना था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये इंसान मेरा शिकारी भी हो सकता है। उस वक्त वो बस एक अजनबी था, गलत समय पर सही जगह, या शायद सही समय पर गलत जगह। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए झुककर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? उसकी आवाज बहुत नरम थी, जैसे मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे कहीं सहारा चाहिए, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती।
अर्जुन ने एक पल मेरी आंखों में देखा। वो मुझे घूर नहीं रहा था, बस मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो मेरी हालत, मेरी सांसें, मेरा डर सब समझ गया हो। उसकी आंखों में एक पल को जैसे पहचान की लहर दौड़ी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। मगर मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर अचानक वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, चलो, मेरे साथ चलो, तुम सुरक्षित रहोगी। यहाँ रुकना खतरनाक है। मैंने हिचकते हुए सिर हिलाया। मरने से तो बेहतर था किसी पर भरोसा कर लेना। मैं खुद से लड़ रही थी। मेरा दिल कह रहा था ये अजनबी है, भरोसा मत करो। मगर दिमाग कह रहा था अब कोई और रास्ता नहीं। वो लोग मेरे पीछे हैं, वो मुझे पकड़ सकते हैं। वो मुझे अपने साथ गाड़ी तक ले गया। मैं एक पल को सोचने लगी कि शायद मुझे भाग जाना चाहिए, मगर तभी दूर से कदमों की तेज आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। मैं घबरा गई और तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, सांसें टूट रही थीं। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी सड़क की तरफ मोड़ दी। उसने रियर व्यू मिरर में एक नज़र पीछे की गली पर डाली और सुकून भरे लहजे में बोला, फिक्र मत करो, अब कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकता। तुम अभी मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैंने पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसके अंदाज में एक अजीब सा भरोसा था, मानो वो दुनिया का हर खतरा रोक सकता हो। मगर मुझे क्या पता था कि मैं उसी के पास बैठी थी जिसने मुझे मेरे ही खेल में हराया था। गाड़ी अंधेरे में दौड़ रही थी, मगर मेरी सोच जगह जगह टूट रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, आपको नहीं पता, वो लोग बहुत बुरे हैं। वो मुझे ले जाएंगे। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। अर्जुन ने धीमे से कहा, शायद तुम्हें लगता हो कि दुनिया में सब बुरे होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो तुरंत बोला, मुझ पर भी नहीं। मैं खामोश रही। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी संजीदगी थी। तुम चाहो तो भरोसा मत करो, लेकिन अभी तुम्हें कहीं तो जाना है और मैं ही वो आदमी हूँ जो इस वक्त तुम्हारे रास्ते में आया हूँ। सही वक्त पर उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ा धीमी की, शायद मुझे सांस लेने का मौका देने के लिए। फिर उसने एक और मोड़ काटा। शहर की रोशनियां दूर दूर तक टिमटिमा रही थी। मैं शीशे से बाहर देखती रही, मगर मेरे अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में सुरक्षित हूँ? अर्जुन ने अचानक से कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से जवाब दिया, पूनम। उसने सिर हिलाया, जैसे उसे यही नाम सुनने की इच्छा हो। गाड़ी कुछ देर खामोशी से चलती रही। फिर उसने कहा, पूनम, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, नुकसान पहुंचाने नहीं। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, शायद तुम हैरान भी हो और परेशान भी, मगर अभी के लिए बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, कि आप मुझे जानते हैं? उसने एक पल को मुझे देखा, फिर नजर सड़क पर जमा दी। हाँ, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा खौफ एक नई सिहरन में मुड़ गया। मैंने धीरे से कहा, क्या मतलब है आपकी बात का? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और मैं उसके पहलू में बैठी सोचती रही कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है। अर्जुन की गाड़ी जैसे ही मुख्य सड़क से हटकर एक शांत पेड़ों से घिरी लंबी ड्राइव के रास्ते पर दाखिल हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साधारण जगह पर नहीं आ रही हूँ। दीवारों पर लगे बड़े बड़े लैंप, साफ सुथरी रोशनी और दूर से नजर आने वाला एक शानदार बंगला, ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी था, बल्कि एक दरार पैदा कर देने वाला था। अर्जुन मुझे अपने आलीशान बंगले में लेकर आया। हर चीज मेरे लिए अजनबी थी। काले शीशों के बड़े बड़े दरवाजे, पत्थरों की नक्काशी से बना हुआ बड़ा सा फव्वारा और खामोशी की वो हवा जिसमें मेरी अपनी धड़कन तक गूंज रही थी। दरवाजे के सामने गाड़ी रुकते ही उसने आराम से बाहर कदम रखा और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। उतर जाओ, उसने मामूली संजीदगी से कहा। मैं उसके कदमों के साथ नीचे उतरी और अपने आसपास देखा। यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत साफ सुथरा और मेरे लिए भरोसा ना कर पाने के काबिल था। मेरे दिल में डर था, मगर रात भर जागने के बाद मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक कदम भी और दौड़ने की कोशिश करती तो शायद बेहोश होकर गिर जाती। जैसे ही वो मुझे साथ लेकर अंदर बढ़ा, कॉरिडोर की रोशनी ऑन हो गई
और अंदरूनी हॉल के बीच में खड़ी एक बड़ी और अच्छी पर्सनैलिटी की बूढ़ी औरत ने हमें देख लिया। वो सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े, कायदे से बंधी चोटी और हाथ में माला पकड़े हुए थी। वो इतनी शानदार शख्सियत लग रही थी जिन्हें देखकर कदम खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं। उन्होंने हैरत भरी आवाज़ में पूछा, अर्जुन, ये लड़की कौन है? मेरी सांस रुक गई। अर्जुन एक लम्हे को रुक गया, जैसे सोच रहा हो कि क्या कहे। मैंने उड़ती हुई नज़र से उन्हें देख रही थी। शायद वो सच बोले, शायद वो कोई बहाना बनाए, मगर अगले ही लम्हे वो बिना किसी झिझक के बोला, दादी, ये मेरी पत्नी है। मेरे कदमों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने अचानक पीछे देखा, जैसे कि मैं किसी पनाह की तलाश कर रही हूँ। मैं होठ खोलना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में ही दफन हो गई। बंगले की शान और शौकत एक तरफ, मगर इस बात ने मेरे अंदर की दुनिया हिलाकर रख दी थी। दादी जी हैरत से आगे बढ़ी। ये शादी कब हुई? उनकी आवाज़ में हैरानी से ज़्यादा एक अजीब सा यकीन ना कर पाने वाला अंदाज था, जैसे वो सच सुनकर ही आगे बढ़ेंगी। ये झूठ इतना बड़ा था कि मैं चिल्ला भी नहीं सकी। मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो गई। मेरी आंखें अर्जुन पर जम गईं कि शायद वो बात बदल दे, मगर वो बड़े ही सुकून भरे अंदाज में बोला, अभी बस 3-4 दिन पहले ही फार्म हाउस पर बहुत ही सादगी से शादी हुई थी। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी हिम्मत बिखर गई है। मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने धीरे से मेरा बाजू पकड़ लिया, ऐसे कि कोई देख न सके। मगर मैं समझ गई कि अब मैं यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं रखती। दादी जी हमारे बीच आईं और हालात के बावजूद नरमी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोली, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं उनके पास गई और वो मुझे साथ वाले सोफे पर बिठाकर प्यार से देखने लगी। बेटा, तुम अब हमारी बहू हो। उनके लहजे में एक ऐसा प्यार था जिसे सुनकर मेरी आंखें भारी हो गईं। मेरे आंसू चुपचाप गिर रहे थे, मगर आवाज़ न निकली। वो समझी शायद ये खुशी के आंसू हैं, शायद नए रिश्ते का दबाव है, मगर उन्हें क्या पता था कि मेरे अंदर कितनी बेबसी, कितनी उलझने और कितना डर है। उन्होंने माला एक तरफ रखी और फिर मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, अर्जुन ने बताया, क्यों नहीं, हमें तो बहुत खुशी होती, लेकिन खैर, भगवान का शुक्र है कि तुम इस घर की रौनक बनकर आ गई हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर एक अजीब से सुकून भरे अंदाज में कहा, दादी, मैं आपको सब बताना चाह रहा था, बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। दादी ने नाक सिकोड़ कर कहा, वक्त ना सही, मगर दिल का इरादा तो कम से कम साफ होना चाहिए। खैर, अब तुम दोनों का घर बस जाना चाहिए। उनका लहजा मोहब्बत से भरा हुआ था, मगर मेरे अंदर लग रहा था जैसे कोई नरम जंजीर मेरे हाथों और पैरों में पड़ चुकी है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद को कैद महसूस किया, न मोहब्बत की जंजीरों में, अर्जुन की बेरहमी से नहीं, दादी की मोहब्बत से भी नहीं, बल्कि उस हकीकत से कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती। बाहर एक डर मेरा इंतजार कर रहा था और अंदर एक ऐसा झूठ जो हकीकत बन चुका था। दादी ने नौकरानी को आवाज़ दी, चमेली, नई बहू के लिए चाय बनाकर लाओ और मेहमान वाला कमरा भी तैयार करो। चमेली ने मेरी तरफ उत्सुकता से एक नज़र डाली, जैसे कि सोच रही हो कि ये लड़की आखिर कहाँ से आई है। अर्जुन ने मुझे बैठा छोड़कर दादी के साथ एक तरफ बात करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ें आती रहीं, बहुत अच्छी लड़की है, काफ़ी खामोश मिजाज की लगती है। हाँ दादी जी, बहुत समझदार है। उसके घर वाले। ये सुनते ही अर्जुन एक लम्हे को रुका। वो लोग दरअसल इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसीलिए हमने जल्दी से शादी कर ली। उसकी बातें मेरी रग रग में झूठ के तीर की तरह लग रही थी। मैंने होंठ काट कर खुद को खामोश रहने पर मजबूर किया। अगर मैं सच बोलती तो शायद मेरी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे रोहित का चेहरा याद आया, उसकी आखिरी नज़र, दीदी आप छुप जाना। और मैं खामोश रही, क्योंकि मेरे पास कोई घर वापस जाने के लिए था ही नहीं। मैंने धीरे से सर झुकाकर अपनी आंखें बंद की। मैंने खुद से कहा, पायल, अब तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रही जो पहले थी, और शायद कभी वापस आएगी भी नहीं। बाहर तूफान था, अंदर झूठ का एक अजीब सा इंतजार हो गया था, और मैं दोनों के बीच फंस चुकी थी। अगले ही लम्हे अर्जुन ने शादी के इंतजाम करने शुरू कर दिए, क्योंकि दादी की इच्छा थी कि अब उनकी आंखों के सामने उनके पोते की शादी हो। दादी के कमरे से निकलते ही उसने मुझे देखा, ना उसने कुछ पूछा, बस सीधा लंबे हॉल के आखिर में मौजूद उस कमरे की तरफ बढ़ गया
जहाँ पर आम तौर पर घर के बड़े फैसले लिए जाते थे। मुझे लगा शायद वो कुछ और सोचेगा, शायद बात टल जाएगी, मगर उसके कदमों में एक ऐसा यकीन था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। वो नौकर से कह रहा था, पंडित जी को तुरंत बुलाओ और कुछ खास लोगों को भी इस शादी में शामिल होने के लिए इनवाइट कर लो। उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे ये सारा नज़ारा, ये सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका हो। मैं जैसे पत्थर की बन गई, जुबान हिलने को तैयार नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं चिल्लाऊं, रोक दूं या भाग जाऊं, मगर मेरा शरीर ऐसा हो गया था जैसे किसी ने मेरी रगों में पानी की बजाय खौफ भर दिया हो। मैंने आसपास देखा, बंगले की बड़ी बड़ी दीवारें, लंबे पर्दे और वो खामोशी, सब मुझे जकड़ रहे थे। मेरी सांसें अजीब सी उखड़ रही थी, मगर मैं फिर भी बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। लेकिन मुझे एहसास था कि बाहर वे लोग हैं जो मुझे पकड़ने के लिए आवारा जानवरों की तरह घूम रहे हैं। और बस 2-3 घंटे गुजरे। कुछ लोग बंगले में आ चुके थे। हॉल में टेबल के आसपास रिश्तेदार बैठे थे। पंडित जी भी मौजूद थे। ये सब मेरे खिलाफ तय किया जा रहा था। अर्जुन ने मेरे सामने एक खास तरह की कुर्सी रखी। तुम यहाँ बैठो, वो बोला, जैसे कि ये कोई साधारण सा मामला हो। मेरा दिल चाहता था कि मैं मना कर दूं, मगर दादी के आने की आहट सुनते ही मैं खामोशी से बैठ गई। दादी ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, घबराना मत, अब सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से हो जाएगा? ये शब्द मेरे दिल पर बोझ की तरह गिर पड़े। मैं अपनी जगह बेजान सी बैठी रही और दिल में ऐसी खामोशी उठ रही थी जो शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। पहली बार किसी ने मेरा नाम ऐसे पुकारा जैसे मैं कोई चीज हूँ। इसके बाद दादी मुझे कमरे में लेकर गईं। उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा दिया और 2-3 लड़कियां मुझे तैयार करने के लिए कमरे में मौजूद थी। कुछ देर में उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह सजा दिया। आईने में जब मैंने खुद को देखा तो यकीन नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो हैरान रह गई। सामने मंडप सज चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थीं, मेरे अंदर अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला बनने वाला था। मैंने एक किनारे से अर्जुन को देखा। वो बेहद सुकून में बैठा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। मेरी दुनिया रुक गई थी, सांसें तक रुक गई थी। मुझे लगता था जैसे चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ मंत्रों की आवाज़ और मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। मैंने अपने होंठ खोलना चाहा, मगर वे जैसे जम गए थे। जब मेरी मांग में सिंदूर भरने की बारी आई तो मेरा चेहरा अर्जुन की तरफ घुमाया ही नहीं जा रहा था, मगर दादी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, उसकी तरफ देखो। मैंने आंसुओं में डूबकर अर्जुन को अपनी मांग में सिंदूर भरने की इजाजत दे दी और जैसे ही रस्म पूरी हुई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को नोचकर फेंक दिया हो। दिल जैसे मर गया हो। इसके बाद उसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हर विधि के साथ मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। फेरे लेते हुए मेरी नजरें नीचे थीं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे भाई का चेहरा घूम रहा था। दीदी, आप कहीं छुप जाना। अब मैं कहाँ छुप सकती थी? बहुत कुछ बदल गया था, मगर मेरा दिल वही था। मैं अभी भी वही पूनम थी जो गली में भाग रही थी, डर के मारे कांप रही थी, हर कदम पर अपना वजूद खो रही थी। लेकिन दुनिया यही समझने वाली थी कि मैं किसी की पत्नी हूँ। फिर मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे वो ये लम्हा जीतने के लिए ही पैदा हुआ हो। ना उसके चेहरे पर ठहराव था, ना कोई दुख, जैसे उसने शादी नहीं, कोई जंग जीत ली हो। शादी हो गई। दादी ने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। हमेशा खुश रहना बेटा। उनकी बाहों में मुझे माँ की खुशबू तो नहीं मिली, मगर एक ऐसी मोहब्बत जरूर मिली जिसकी मैं खुद को हकदार नहीं समझ पा रही थी। मैं खुद से पूछ रही थी, क्या ये आशीर्वाद मेरे लिए अच्छा है या मैं किसी कैद में हूँ। मैं रो भी नहीं सकती थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी, बस चुप थी। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है, मगर उस वक्त मुझे यही लगा कि यही एक रास्ता है। मैंने चेहरा झुका लिया, अपनी चुनरी को मजबूती से थामा और दिल में आंसू उतरने लगे, क्योंकि अब मैं भाग भी नहीं सकती थी। मैं अर्जुन की पत्नी बन चुकी थी। ये शब्द इतने कठोर थे कि मेरा पूरा वजूद डगमगा गया। मैंने धीरे से खुद को कहा, किस्मत का खेल बदल चुका है।
और तुम इस खेल की एक मोहर बन चुकी हो। मेरी नज़र अचानक दरवाजे की तरफ गई। यहीं से मैं अभी कुछ देर पहले अंदर आई थी, बहुत मजबूत, डरी हुई, भागती हुई। और वो वही दरवाजा है अब, जो मेरे लिए बंद था, हमेशा के लिए। कमरे में दाखिल होते ही मैं अर्जुन पर बरस पड़ी। शादी होने के तुरंत बाद दादी जी ऊपर वाले कमरे में चली गई थी और हॉल में मौजूद सारे रिश्तेदार भी जा चुके थे। तो इस वक्त अर्जुन मुझे पहली मंजिल पर मौजूद बड़े कमरे में लाने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे सारा दबाव एकदम से बाहर निकल आया हो, मैं चिल्ला पड़ी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बस मेरी मदद कर रहे थे ना। मेरी आवाज़ कम थी मगर मैं खुद को पीछे नहीं हटा पाई। मैंने सोचा था कि वो कम से कम शर्मिंदा होगा, शायद पछतावे का कोई इशारा देगा, मगर वो तो मुस्कुरा दिया, जैसे मेरा गुस्सा उसके लिए कोई खेल हो। उसके सामने खड़ी होकर मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि यह इंसान लापरवाही की हद तक अपने फैसलों पर यकीन रखता है। वो गहरी सांस लेकर कमरे में आराम से चलता हुआ आया और बोला, मैंने तुम्हें देखा था और बस अपना दिल हार बैठा पायल। ये जुमला मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। मैंने रोते हुए कहा, ये प्यार नहीं था, ये एक मौका था। आपने मेरी मजबूरी को इस्तेमाल किया है। आपने सिर्फ एक आसान रास्ता चुना है, बस। मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। मैं चाहती थी कि वो कम से कम एक लम्हे के लिए शर्मिंदा हो, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भरोसा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, हो सकता है, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो। उसकी नज़र में वो नरमी थी जो किसी को भी कमज़ोर कर दे, मगर उसके पीछे छुपा अधिकार इतना कठोर था कि मैं पीछे हट गई। उसका एक कदम आगे बढ़ना ही मेरे लिए खतरे की घंटी था। मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया, जैसे मेरे पास अब कोई जगह ही नहीं बची हो। कमरा बड़ा था, मगर उसकी मौजूदगी ने इसे छोटा कर दिया था। उसका लहजा नरम था, मगर उसमें अधिकार छुपा था। पायल, वो धीरे से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक करती हो, लेकिन एक बात समझ लो, मैंने जो भी किया तुम्हें अपने साथ रखने के लिए किया। मैंने तड़प कर कहा, और मेरी मर्जी, मेरा अधिकार। वो एक लम्हे को रुका, फिर और पास आकर बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम उन लोगों के हाथों में चली जाती जिनसे तुम भाग रही हो। मैं मौके का फायदा ना उठाता तो कोई और उठा लेता। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा इरादा बुरा नहीं था। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसकी नज़दीकियाँ मुझे घुमा रही थीं। मुझे लगा जैसे कमरे की हवा कम पड़ रही हो। मैं एकदम पीछे जाने की कोशिश की, मगर दीवार पहले ही मुझे पकड़ चुकी थी। अर्जुन धीरे धीरे झुककर मेरे चेहरे के करीब आ गया। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना धीरे बोला कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरा हाथ दीवार तक जा पहुंचा। मैंने नज़र फेर ली, मगर उसकी आंखों की शिद्दत से बचना मुश्किल था। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, उसने धीरे से कहा। मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, इस वक्त भी आप तकलीफ ही दे रहे हैं। वो एक पल को ठहरा, जैसे मेरे जुमले ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया हो, मगर अगले ही लम्हे वो और करीब आ गया। तुमने खुद को कमजोर समझ लिया है, मगर तुम इतनी कमजोर नहीं हो। अगर होती तो उन गलियों से जिंदा नहीं निकलती। मैं तुम्हें बचाने आया था पायल, और आगे भी यही करूंगा। उसकी गर्म सांसें मेरे गाल को छू रही थी। मैं घबरा गई। उसके शब्द, उसका अधिकार, उसकी गिरफ्त, सब मिलकर मुझे किसी ऐसे जाल में ले जा रहे थे जहां से निकलना नामुमकिन था। मेरे अंदर जंग चल रही थी, खौफ, गुस्सा, कमजोरी, बेबसी। एक पल को लगा मैं चिल्ला दूंगी, मगर अगले ही पल मेरी आवाज जैसे अंदर ही दब गई। मैं उसे धक्का देना चाहती थी, मगर मेरे हाथ उठ ही नहीं रह सके। अर्जुन ने मेरी घबराहट देखकर हाथ पीछे हटा लिया, लेकिन उसकी आंखों में वही यकीन था। वो बोला, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर लो, मगर सच्चाई ये है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। तुम्हें जितना भी वक्त लगे, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा, और ना ही किसी को तुम्हें छूने दूंगा। आखिरकार मैं खामोश हो गई, जैसे हार मान ली हो। मुझे लगा मैं लड़ाई हार नहीं रही थी, बल्कि लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया था, जिसमें कोई आवाज नहीं गूंज रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे बैठ गई और दुपट्टा अपनी गोद में समेट लिया। अर्जुन कुछ लम्हों तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम आराम करो, आज का दिन बहुत भारी था तुम पर, कल बात करेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक लम्हे को रुक कर मुड़ा और बोला,
चाहे तुम मानो या ना मानो, ये घर तुम्हारा भी है। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे की खामोशी मेरे ऊपर ऐसे गिरी जैसे कोई पहाड़ हो। वो रात मेरे दिल का सबसे भारी बोझ बनकर रह गई। एक ऐसा लम्हा जिसने मुझे समझा दिया कि ये शादी, ये रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी है। अगली सुबह मैं अर्जुन के बराबर में बैठी रो रही थी। रात भर आंख नहीं लगी थी। ढेर सारे ख्याल दिमाग को खींचते रहे। दिल पर बोझ जमता जा रहा था। खौफ और बेचैनी की अजीब सी गिरफ्त मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। अर्जुन रात को मेरे करीब आकर रुक तो गया था, मगर मेरे अंदर की जंग कम नहीं हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं खामोशी से आंसू बहाती रही, लेकिन शायद मेरी सांसों की कपकपाहट ने अर्जुन की नींद तोड़ दी। वो मेरी सिसकियां सुनकर तुरंत उठ बैठा। उसका चेहरा रात की थकान लिए हुए था, मगर अचानक चौंक कर वो मेरी तरफ झुक आया। पायल, तुम रो क्यों रही हो? क्या किया है मैंने? उसके लहजे में एक अजीब सा प्यार था। शायद पहली बार उसे मेरे रोने से फर्क पड़ा हो। वो मुझे पहले कठोर शब्दों में, हुक्म के अंदाज में देखता था, मगर आज वो हद से ज्यादा हैरान था। मैंने आंसू पोंछ कर कहा, मेरा भाई रोहित, वो अकेला है। मैं जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करती, मगर ये बात कहते ही मेरी आवाज फट गई। रोहित का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उसका छोटा सा चेहरा, वो थके हुए जूते, वो ख्वाबों से भरी आंखें। मैं उसे इस तरह छोड़ कर आई। वो डर गया होगा, वो रो रहा होगा। उसे मैं अकेला छोड़ आई हूँ। अर्जुन खामोश हो गया। शायद पहली बार मेरे दर्द से वो टकराया था। वो कुछ कहना चाहता भी था तो शब्द नहीं मिले। उसकी आंखों में वही तेजी थी, मगर उसके पीछे सवाल थे, परेशानी थी और शायद एक एहसास भी। वो मेरे बारे में जो सोचता था, शायद पहली बार उसे उसमें दरार दिखाई दी। पायल, वो धीरे से बोला, मगर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी आवाज़ टूट चुकी थी। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आंसू मेरी उंगलियों के बीच से गिरने लगे। मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे बेकार बहन हूँ। मैं हर हाल में रोहित को बचाना चाहती थी। मैंने उसके लिए ही काम किया था, उसके लिए ही भूखी रही थी, और आज उसी को सबसे कठोर, खौफनाक माहौल में अकेला छोड़कर आई थी। अर्जुन ने हैरानी से मुझे देखा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इंसान हूँ, कोई सौदा नहीं। यह एहसास उसके चेहरे पर साफ था। उसकी आंखों की शिद्दत कुछ देर के लिए नमी में बदल गई। शायद उसने कभी मुझे इस तरह रोते नहीं देखा था। वो हमेशा मुझे एक मामले, एक फैसला, एक ज़रूरत की तरह देखता रहा था, लेकिन आज उसने मुझे एक टूटी हुई लड़की की तरह देखा। वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, मैं रोहित को साथ लेकर आऊँगा। मेरे हाथ रुक गए। मैंने धीरे से चेहरा ऊपर किया। वो इतना करीब बैठा था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी, मगर आज उन सांसों में वो शिद्दत नहीं थी, सिर्फ नमी थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, सच? मेरी आवाज़ में बच्चों जैसा यकीन था, जैसे मैं किसी ऐसे वादे की उम्मीद में खड़ी थी जिस पर मेरी जिंदगी टिकी हो। हाँ पायल, अर्जुन ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। उसकी आवाज़ में पहली बार कोई बनावट नहीं थी, ना कोई खेल, ना कोई जीत, ना कोई आदेश, सिर्फ एक गहरा सच्चा वादा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छुआ नहीं, बस इतना करीब रखा कि मुझे एहसास हो कि वो बहुत गंभीर है। पहली बार उसके लहजे में नरमी और सच्चाई महसूस हुई, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि मैं क्यों चुप थी, क्यों टूट रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, मगर दिल के अंधेरे में पहली बार कोई रोशनी उतरी थी। उस रोशनी ने मेरे अंदर उम्मीद का छोटा सा दरवाजा खोला। मेरी आंखों में उम्मीद की छोटी सी चमक आई। मैंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे आंसुओं में भरोसा हो कि मैं अर्जुन के इस वादे पर यकीन करना चाहती हूँ, चाहे आधा ही क्यों ना हो। रोहित की फिक्र अभी भी थी, बहुत ज्यादा थी, मगर अब कम से कम कोई था जो उसे ले आएगा। कोई ऐसा जो जान लेने वाला नहीं था, बल्कि जीवन में धकेले जाने के बाद भी वापस लेने की जिम्मेदारी उठा रहा था। शायद पहली बार मुझे लगा कि अर्जुन जालिम नहीं, बस अकेला है। वो शख्स जिसने जिद में, जुनून में, जरूरत में मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था, जिसने मुझसे शादी कर ली थी। शायद वो भी अंदर से खाली था। शायद वो भी कुछ ढूंढ रहा था, जैसे मैं ढूंढ रही थी। मोहब्बत नहीं, मगर कोई ऐसा एहसास जो इंसान को इंसान बना दे। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, बस आप रोहित को ले आओ, जहाँ भी हो उसे ले आओ। वो नरमी से बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा।
ये वादा हल्के से मेरे दिल पर बैठ गया। शायद ये सच हो, शायद झूठ, मगर फिलहाल यही एक रास्ता था जो मुझे टूटने से रोक रहा था। रोहित की फिक्र ने रात भर मुझे चैन नहीं लेने दिया था। कमरे की खामोशी, हल्की सी अंधेरी रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ मुझे उस छोटे बच्चे की याद दिलाती रही जो मेरी सारी दुनिया था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी, मगर नींद का एक कतरा भी मेरी पलकों पर नहीं आया। अर्जुन के वादे ने थोड़ी हिम्मत जरूर दी थी, मगर दिल को सुकून नहीं मिला था। हर पल यही सोच रही थी, रोहित अब कहाँ होगा, किस हालत में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, कहीं वो रो तो नहीं रहा होगा। मगर अर्जुन के शब्द मेरे दिल में बार बार गूंज रहे थे, मैं उसे ले आऊंगा। मैंने कई बार आंखें बंद की और सोचा, शायद पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जो मेरा दुश्मन नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था जो किसी गुंडे में नहीं हो सकता था। मैंने अर्जुन को पहली बार इस नज़र से देखा। सच तो ये था कि उसकी आंखें बहुत सख्त थीं, उसके फैसले जिद्दी थे, मगर उन गहरी भूरी आंखों में कहीं न कहीं एक सच्चाई छुपी थी, ऐसी सच्चाई जो झूठ का नकाब ओढ़े हुए नहीं थी। मैं सोचती रही, क्या वाकई वो वैसा इंसान है जैसा मैंने समझ रखा था, या वो भी अपने हालात, अपने अकेलेपन, अपने जख्मों की वजह से ऐसा है। मुझे लगने लगा कि शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ये ख्याल पहले तो अजीब लगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा मैंने दिल को समझाना शुरू किया कि कहीं न कहीं अर्जुन के अंदर भी इंसान है। शायद वो कभी किसी के साथ नरमी से नहीं बोला, शायद किसी ने उसे ये मौका ही नहीं दिया कि वो नरम हो सके, शायद उसके पास भी कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल का बोझ बांट सके। इसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम नरम थे, जैसे पहली बार वो किसी एहसास का ख्याल रख रहा हो। मेरे पास आकर बैठा और प्यार से बोला, पायल, मैं तुम्हें बुरे दिनों से निकालकर अच्छे दिनों में लाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए पत्थर हो गई। ये वही बात थी जिसकी मैं शायद पूरी जिंदगी से इंतजार कर रही थी। कोई ऐसा जो ये ना कहे कि मैं बोझ हूँ, या मैं कमजोर हूँ, या सिर्फ जरूरत हूँ, बल्कि ये कहे कि मैं बेहतर जिंदगी की हकदार हूँ। मेरा दिल कमजोर पड़ रहा था और मैं चाहकर भी उसे झुठला नहीं पा रही थी। मुझे याद आया कि कैसे मैं बचपन से लेकर आज तक सब कुछ अकेले सहा। माँ की मौत, अपने बाप का पागलपन, गरीबी, भूख, लोगों के ताने, मैं लगातार इन सब से लड़ती रही थी, और आज पहली बार किसी ने लड़ने का वादा मेरी जगह किया था। शायद इसलिए मेरे दिल की दीवारें धीरे धीरे नरम पड़ती जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसका एहसास अजीब सा सुरक्षित लगा, जैसे वो हाथ नहीं एक पनाह हो, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा हो कि मुझे संभाल सके, ना कि मुझे गिरा दे। मैंने अचानक अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, और शायद यही वो लम्हा था जब मेरे दिल ने मान लिया कि वो मेरे लिए अजनबी जरूर है, लेकिन मेरा दुश्मन नहीं है। जैसे मैं बरसों बाद पहली सांस ले रही हूँ। अर्जुन के लिए शायद ये लम्हा साधारण हो, मगर मेरे लिए ये किसी नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। मैंने कभी जिंदगी में किसी मर्द पर भरोसा नहीं किया था। पापा के सिवा कोई भी आदमी मेरे करीब नहीं रहा, और उनकी संगत ने मुझे सिर्फ डर दिया था। आज पहली बार किसी के करीब बैठकर मुझे डर नहीं लगा था। उसने धीरे से कहा, एक दिन तुम्हें भी इस रिश्ते से मोहब्बत हो जाएगी। मेरी सांसें रुकती गईं। मोहब्बत? क्या वो वाकई में ये चाहता था, या ये भी उसकी जिद में से ही एक जिद थी? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं इस रिश्ते को अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाई थी। मैंने नज़र झुका ली। मेरे चेहरे की गुलाबी लालिमा ने उसे जवाब दे दिया। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरी पलकें, सब कुछ मेरे अंदर के बदलते एहसास का ऐलान कर रहे थे। मैं खामोश थी, मगर मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अर्जुन ने शायद पहली बार मेरी खामोशी को समझा। वो मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी जीत देख ली हो। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने मेरी हिचकती चाहत को टूटते हुए देखा हो। मैं जानती थी कि वो जिद्दी है, मगर आज उसकी ये जिद मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि सुकून दे रही थी। मैं बिखरे फैसलों के साथ बैठी थी कि आज मेरी जिंदगी पहली बार किसी नरम हाथ को महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत वाकई इतनी जालिम नहीं जितना मैं समझती रही थी। शायद सारी उम्र मैंने सिर्फ तकलीफ देखी, अब भगवान ने किसी बेहतर को मेरे जीवन में भेजा है, और ये सोच एक अजीब सा सुकून बनकर मेरे अंदर उतरती जा रही थी। मैं जानती थी कि अर्जुन उतना नरम नहीं है, उसके फैसले कठोर हैं,
वो बहुत ही पेचीदा आदमी है, मगर फिर भी वो दूसरों से अलग है। कम से कम वो मुझ पर जुल्म नहीं करेगा। शायद किस्मत मेरा मजाक नहीं उड़ा रही, मुझे खुशियां दे रही है। शायद मेरे अंधेरों को किसी ने वाकई रोशनी में बदलने का फैसला कर लिया है। शायद मेरी प्रार्थनाओं ने पहली बार आसमान तक पहुंचकर कोई दरवाजा खोला है और इस तरह मेरी काली रातों में पहली बार रोशनी उतरने लगी। रोशनी अभी कमजोर थी, धीमी थी, मगर मौजूद थी और मैं इसे महसूस कर सकती थी। आज मेरा भाई मेरे साथ है और अर्जुन की वजह से वो एक ऐसी जिंदगी जी पा रहा है जिसके सपने मैं कभी अपने भाई के लिए देखती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।